कथित तौर पर भारत में बने कफ सिरप पीने से कुछ दिनों पहले गाम्बिया के दर्जनों बच्चों की मौत हो गई। यह पहला मामला नहीं है जिसने भारतीय दवा उद्योग से जुड़े स्याह पक्ष को उजागर किया है। न्यूज़ वेबसाइट DW के मुताबिक गाम्बिया में हाल ही में 69 बच्चों की मौत के बाद भारतीय दवा कंपनियां फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। कई रिपोर्ट में कहा गया कि बच्चों को भारत में निर्मित कफ सिरप दी गई थी। इसे पीने के बाद से ही बच्चों की हालत बिगड़ी और आखिरकार उनकी मौत हो गई। इस सिरप का निर्माण भारतीय कंपनी मेडल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने किया था और 4 अलग अलग ब्रांडों के तहत इसे अफ्रीकी देश में निर्यात किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई 4 दवाओं में डाइथाइलाइन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा सुरक्षित मानकों से अस्वीकार्य स्तर तक ज़्यादा है, जो घातक हो सकता है। WHO ने कहा कि ये उत्पाद दूषित थे और इन्हें इस्तेमाल करने की वजह से पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, पेशाब में परेशानी, सिर दर्द, मानसिक स्थिति में बदलाव जैसे विलक्षण दिखने शुरू हुए, जिनसे मौत हो सकती है। इस पूरे मसले पर मेडन फार्मास्यूटिकल्स ने कहा कि वह उत्पादन की प्रक्रिया में स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन कर रहा था। वह इस घटना से हैरान और काफ़ी दुखी है। गाम्बिया की घटना को लेकर भारत सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए विशेष पैनल गठित किया है। फिलहाल पैनल ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। हालांकि इस स्कैंडल ने पहले ही भारत के विशाल दवा उद्योग को लेकर दर्दनाक सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत टीकों के निर्माण के मामले में दुनिया का कड़ी देश और जेनरिक दवाओं का भी बड़ा उत्पादक है। जेनरिक दवाएं कीमत के लिहाज से सस्ती होती हैं, साथ ही गुणवत्ता के मामले में ब्रांडेड दवाओं की तरह ही प्रभावी होती हैं। वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाओं की 20% आपूर्ति भारत करता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स का अनुमान है कि बढ़ती निर्यात हिस्सेदारी के साथ भारत का दवा उद्योग बढ़ता रहेगा और अगले साल तक यह उद्योग लगभग $7.9 अरब मूल्य का हो जाएगा। हालांकि एक विशाल दवा बाजार में नकली दवाओं के उत्पादन और वितरण का भी खतरा होता है, क्योंकि कई लोग भारत के नियम कानूनों के कड़ाई से पालन पर सवाल उठाते हैं। भारत निर्मित कफ सिरप से जुड़ी गाम्बिया की घटना इस तरह की पहली घटना नहीं है। 2 साल पहले डिजिटल विजन नामक कंपनी के बनाए गए सिरप के सेवन से जम्मू और कश्मीर में 17 बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना की जांच में पाया गया कि सिरप में डाइथाइलाइन ग्लाइकोल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। गाम्बिया में हुई मौत के बाद WHO की रिपोर्ट में भी पाया गया कि वहां भेजे गए कफ सिरप में डाइथाइलाइन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा सुरक्षित मानकों से अस्वीकार्य स्तर तक ज़्यादा थी। जम्मू कश्मीर की घटना के बाद भारत सरकार ने इस कफ सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और उन उत्पादों के इस्तेमाल का निर्णय लिया गया जिनमें ये 2 विषैले पदार्थ डाइथाइलाइन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल शामिल नहीं किए जाते। कुछ साल पहले 2016 में 2 भारतीय दवा कंपनियों पर डायबिटीज़ के नकली दवाओं के निर्यात का आरोप लगा था। भारत के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड और वेनबरी की जांच की। इसमें पाया गया कि इन दोनों के बीच निर्माण और निर्यात को लेकर समझौता था। दोनों कंपनियां डायबिटीज़ की दवा मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की अवैध रूप से ब्रांडिंग कर रही थी और उन्हें बांग्लादेश, ब्राज़ील, मैक्सिको और पाकिस्तान को निर्यात कर रही थी। यह अवैध गतिविधि कई सालों से चल रही थी। 2013 में रेनबैक्सी लेबोरेटरीज नामक कंपनी को मिलावटी दवाओं के निर्माण और वितरण के लिए दोषी ठहराया गया था। अमेरिकी न्याय विभाग के साथ एक समझौते के तहत कंपनी $50 करोड़ की जुर्माना राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हुई। बात यहीं तक सीमित नहीं है। पिछले साल जब दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत भी कोरोना वायरस की लहर से जूझ रहा था, तब काफ़ी संख्या में रेमडेसिविर की नकली शीशियां ज़्यादा कीमतों पर बाजार में बेची गईं और निर्यात भी की गईं। कोविड के इलाज के लिए इस एंटीवायरस दवा की मांग उस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले दिनेश ठाकुर ने DW को बताया, भारत में 1940 में बने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दवा से जुड़े नियमों का पालन किया जाता है। हालांकि बाद में इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए, लेकिन भारत जैसे बड़े बाजार जो राज्य का एक संघ है, उसे सही तरीके से संचालित करने के लिए ये नियम पर्याप्त नहीं हैं।
दिनेश ठाकुर दवा उद्योग के क्षेत्र में बतौर अधिकारी काम कर चुके हैं। वह आगे कहते हैं, दवा के निर्माण और वितरण से जुड़े नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिस नौकरशाही पर है वह बेकार, अक्षम और भ्रष्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR की एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारतीय बाजार में बिकने वाली सभी दवा उत्पादों में से 20% नकली हैं। आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2007 और 2020 के बीच भारत के मात्र 3 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से जांच के लिए इकट्ठा किए गए नमूनों में से 7,500 से अधिक दवाएं गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गईं। 2018 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी दी कि भारतीय बाजार में मौजूद कुल जेनेरिक दवाओं में लगभग 4.5% दवाएं घटिया थीं। इसके अलावा भारत में मौजूद 12,000 से अधिक विनिर्माण इकाइयों में से महज 1/4 ही WHO के मानकों के मुताबिक काम करती हैं। भारत में फार्मा सिक्योर के अध्यक्ष और CEO नुकुल पसरीचा कहते हैं, भारत में दवा से जुड़े कानून का पालन कराने वाले नियामकों के पास कम संसाधन हैं। फार्मा सिक्योर दवा बनाने वाली प्रमुख कंपनियों के साथ काम करती है ताकि उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को ट्रैक किया जा सके और उनकी दवाओं की प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सके। नुकुल पसरीचा ने DW से कहा, हमें दवा से जुड़ी प्रणालियों को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की हाई प्रोफाइल घटनाओं गाम्बिया से हमारे निर्यात पर किसी भी तरह का असर पड़ता है तो यह स्पष्ट रूप से भारत के दवा उद्योग की प्रतिष्ठा के लिए अच्छी बात नहीं है। पसरीचा का यह भी कहना है कि दवा कंपनियों को गुणवत्तापूर्ण दवा का निर्माण करना चाहिए, साथ ही किसी भी तरह की जालसाजी को रोकने के लिए समय समय पर जांच करनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कंपनी से बाहर जाने वाली दवा घटिया ना हो। भारत के दवा उद्योग से जुड़े हाल के स्कैंडल पर टिप्पणी करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कोची चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष राजीव जयदेवन ने कहा कि मरीजों और डॉक्टरों को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। उन्होंने DW से कहा, हालांकि अगर गाम्बिया जैसी घटनाएं होती हैं तो प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। नकली दवा के लिए माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, यह शून्य होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने DW को बताया कि नकली दवा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला के सभी चरणों की उच्च स्तर की निगरानी और मूल्यांकन होना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता दिनेश ठाकुर भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। वह कानून के तहत ज़्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हैं। ठाकुर कहते हैं, हमें कानून में बेबुनियादी बदलाव करने की ज़रूरत है, साथ ही यह भी तय किया जाना चाहिए कि इनका अनुपालन कड़ाई से हो। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।